बनने के लिए केवल इच्छा करने से काम नहीं होगा। केवल आप मन में इच्छा कर लो कि मुझे ये मिल जाए, मेरा प्रथम श्रेणी से पास हो जाऊं, ठीक है ना, या अच्छी नौकरी मिल जाए, मेरे पास बहुत सारा धन हो, तो क्या केवल इच्छा मात्र से काम होता है क्या? नहीं होता है। यानी इच्छा करने से कुछ नहीं होता है। इच्छा को मूर्त रूप देने के लिए जो आपने इच्छा मन में पाली है उसको पूरा करने के लिए आपको प्रयास करने पड़ते हैं। केवल इच्छा कर ली और केवल प्रार्थना कर रहे हो, बस भगवान के जा रहे हो और प्रसादी चढ़ा रहे हो और फेरियाँ दे रहे हो, उससे भी काम नहीं होगा। यानी सफलता के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कठोर मेहनत करनी पड़ेगी। तो मान लो हम सभी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, ये सभी जो खड़े हैं यहाँ और आप सभी बैठे हैं सभी चाहते हैं कि मैं ज़िंदगी में सफल बनूँ। तो सफल बनने के लिए मन में इच्छा रखना अच्छी बात है, पॉजिटिव थिंकिंग है हमारी, अच्छी बात है। लेकिन अब सफलता प्राप्त कैसे करेंगे? अब सफलता प्राप्त करने के लिए पहला हमें कोई लक्ष्य तय करना पड़ेगा। यानी जैसे कि अब हम घर से रवाना होते हैं, अगर आपको मालूम नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है तो आप किधर जाओगे? रास्ते तो बहुत सारे हैं, दिशाएं बहुत है ना। तो उसी तरह से ज़िंदगी में मुझे करना क्या है, यानी मैं सफल कैसे होऊंगा? तो आपके अंदर जो आपकी रुचियां हैं, आपकी जो परिवार की स्थिति है, उस हिसाब से हम अपना एक लक्ष्य तय करेंगे, टारगेट, कि मुझे है ना ये, जैसे कि महाभारत में अर्जुन को चिड़िया की बस और कुछ नहीं, सिर्फ आंख दिखती, क्योंकि वहाँ उसको निशाना लगाना होता है। तो आपको भी एक टारगेट तय करना है कि मुझे है ना क्या करना है, यानी किस क्षेत्र में जाना है, मेरा जिंदगी में लक्ष्य क्या है। बिना टारगेट के आप कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। यानी मंजिल जैसे कि आपको मान लो आपके मन में तय ही नहीं किया है कि मुझे सिंदरी जाना है, मुझे बाड़मेर जाना है, या मुझे भाटाला जाना है, या मुझे नौखड़ा जाना है, तो आप कैसे पहुंचोगे? सबसे पहले तय करोगे ना। तो ऐसे ही जिंदगी में एक आपको लक्ष्य तय करना है कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है। अब उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मान लो लक्ष्य तय कर दो आप, 10वीं में आते ही हम अपना एक लक्ष्य तय हो जाना चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे जिंदगी में ये बनना है। अब लक्ष्य तय किए बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। पहले सपना देखना कि मन में एक पॉजिटिव सोच रखना कि मुझे सफल होना है। सफल होने के लिए मुझे एक लक्ष्य तय करना है। आपने एक लक्ष्य तय कर दिया कि मुझे है ना ये सरकारी सेवा में जाना है, या मुझे अपना व्यवसाय करना है, या प्राइवेट सेक्टर में जाना है, जो आपकी रुचि है, जो आपकी एबिलिटी और कैपेसिटी के अनुकूल है। क्योंकि क्षमताओं से अधिक तो हम अगर लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो उस तक तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो जैसा हमारी जो एबिलिटी है, हमारी जो क्षमताएं हैं, उस हिसाब से हमने लक्ष्य तय कर दिया। और लक्ष्य तय करने के बाद में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो तरीके हैं, जो मार्ग है, उस पर चलना। अब आपने लक्ष्य तो तय कर दिया कि मुझे है ना सरकारी सेवा में जाना है, तो सरकारी सेवा में आजकल बहुत ही प्रतियोगिता का युग है, बहुत टफ कंपटीशन है। अब आप पढ़ते नहीं हो तो काम नहीं चलेगा। इसलिए अब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता है, उसके लिए उस रास्ते पर चलते हुए कठोर मेहनत करना। और मेहनत करते हुए जरूरी नहीं है कि पहले प्रयास में ही आपको सफलता मिल जाए। ये जरूरी नहीं है कि आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और पहले प्रयास में ही आपको सफलता मिल जाए। ऐसा हो सकता है किसी के साथ और किसी के साथ नहीं हो। तो आपको घबराना नहीं है। अगर एक बार हम उसमें असफल रह गए तो उस असफलता को ही सफलता की सीढ़ी बनाना है। यानी आप इसके लिए देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का उदाहरण देखिए।
बचपन में चाय बेचा करते थे। रेलवे स्टेशन पर अपने पिताजी और चाचा जी के साथ चाय बेचा करते थे। अपन कभी ट्रेन में सफ़र करते हैं और ट्रेन जहाँ स्टैंड पे रुकती है और आते नहीं, चाय 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 करते हुए लोग आते हैं केटली लेकर के। तो वो काम किया हुआ है। वो व्यक्ति आज भारत का प्रधानमंत्री है, यानी 7 साल से भारत के प्रधानमंत्री है, 10-12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। तो उन्होंने भी अपने जीवन में लक्ष्य तय किया था कि मुझे देश सेवा करनी है और देश सेवा के लिए कुछ सत्ता प्राप्त करनी है। सत्ता प्राप्त किए बिना तो आप कुछ फैसले नहीं कर सकते। तो अब जरूरी ऐसे प्रधानमंत्री का उदाहरण है, क्या उनको ऐसे ही सफलता मिल गई? कठोर मेहनत की है, कठोर तपस्या की है, तब जाकर के और भारत के सर्वोच्च पद तक वो पहुंचे। तो वैसे ही आपने भी लक्ष्य तय किया है, अपनी काबिलियत के अनुसार तय किया है, प्रयास किया आपने। पहले प्रयास में आप विफल हो गए, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी गलत तरीका जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, और बाड़मेर जिला तो इसका बहुत शिकार हो रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं कि आज है वो आत्महत्या की कोई प्रकरण उसके अंदर नहीं आया हो। पूरे राजस्थान के अंदर, और मैं तो कहता हूं पूरे भारत के अंदर, सुसाइड के मामले में बाड़मेर जिला प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। पता नहीं दुनिया के सारी प्रॉब्लम्स, सारी समस्याएं बाड़मेर वालों के आ गई है, और विशेषकर औरतें और छोटे छोटे बच्चों को। कल तो पढ़ा होगा आपने कि कितने 2, 3, 4, 5 बच्चे थे, जहर दे रही है माताएं अपने बच्चों को। यानी ये जब बढ़ते हैं तो बड़ा दुख होता है, यानी कि सारे दुख है वो यहीं आ गए हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आपने प्रयास किया, पहले प्रयास में आप विफल रहे, कोई बात नहीं, उस विफलता को ही, उस असफलता को ही सफलता की पहली सीढ़ी बनाना है, और दृढ़ निश्चय करना है कि अब की बार मैं है ना और ज़्यादा मेहनत करके पूरे प्रयास के साथ परीक्षा में बैठूंगा और सफलता प्राप्त करूंगा। हो सकता है दूसरे बार में भी आप असफल हो जाएं, कुछ सफल हो जाते हैं पहले प्रयास में, कुछ दूसरे में भी नहीं होते हैं, तीसरे में भी नहीं होते हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है, हार नहीं माननी है, बिल्कुल अपना जो लक्ष्य है उस पर अडिग रहना है। और लक्ष्य प्राप्ति के लिए कठोर मेहनत करोगे तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं तो 4थी बार आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। घबराना नहीं है। जो लक्ष्य तय कर रखा है और उसके लिए जो प्रयास करने हैं वो करते रहना है। आपको मंजिल, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मंजिल अवश्य मिलेगी, आपको 100% मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको विचलित नहीं होना है। रास्ते में बहुत सारी ऐसी बाधाएं आएगी, हर्डल्स आएगी, जो आपको रास्ते से भटकाने का काम करेगी। लेकिन हमें भटकना नहीं है, हमने जो तय कर रखा है उसको प्राप्त करके रहेंगे। ऐसे आप बहुत सारे उदाहरण पढ़ते हैं। दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं उनकी जीवनी को पढ़िए आप। डॉक्टर कलाम को पढ़िए, कितने गरीब थे, भारत के राष्ट्रपति पद तक पहुंचे और बहुत बड़े वैज्ञानिक बने। तो आपको ऐसे लोगों की जीवनी को पढ़ना चाहिए। उसमें आप देखोगे कि वो भी पहले प्रयास में सफल नहीं हुए थे, बहुत कष्ट उठाए जिंदगी में। अब मामूली सी कष्टों से, संकटों से घबराना नहीं है। अरे वो कष्ट आते हैं, आपकी परीक्षा लेते हैं, धैर्य की परीक्षा लेते हैं कि आदमी कितना धैर्यवान है। अब वो जो आत्महत्याएं करते हैं उनमें धैर्य नहीं है, थोड़ी सी समस्या आ गई, समस्या का सामना करने की उनमें हिम्मत नहीं है। बहुत सारे लोग, जब हम प्रयास करेंगे तो हमें रास्ते से भटकाने का बहुत सारा काम करेंगे। मैंने आपको सुनाया था वो मेढक वाली कहानी कि मेढक होता है पूरा, एक बहुत सारे मेढक हैं, वो पहाड़ी पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। तो एक मेढक होता है, वो कहता है कि यार नहीं चढ़ सकते हैं। तो लेकिन उसमें से एक मेढक है वो गूंगा और बहरा होता है। तो यानी बहुत सारे चिल्लाते हैं नहीं चढ़ सकते, नहीं चढ़ सकते, नहीं चढ़ सकते। ऐसा आपको भी जीवन में कहने वाले बहुत होंगे, अरे नहीं होगा सफल, कहाँ है इतनी, कहाँ है तेरी मेहनत, इतनी नहीं हो सकता ये सफल। ऐसे कहने वाले बहुत मिलेंगे। आपने कोई भी कपड़ा पहन लिया,
कुछ भी कर लिया, लोग उसके बारे में कमेंट्स करेंगे, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। बहुत सारे कहते हैं कि यार ये ड्रेस तेरे को जचती नहीं, तेरा क्या लिया नहीं जचती, तो मेरा अपना है, मेरा अपना व्यक्तित्व है, मुझे जैसा करना है वैसा करूँगा, मुझे जो अच्छा लगेगा वो करूँगा, तुम्हारे कहने से मैं थोड़े कपड़े चेंज करूँगा। तो ऐसे वो भी उसको करते हैं, लेकिन वो भी घबरा जाता मेंढक, लेकिन वो गूंगा था, बहरा था, सुनता कुछ नहीं था। उसको भी बहुत किया कि नहीं चढ़ सकता, नहीं चढ़ सकता, लेकिन चूंकि वो बहरा था इसलिए उसने उन लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रियाएं सुनी ही नहीं और वो मंजिल पर पहुंच गया। तो आपको भी उस गूंगे बहरे मेंढक की तरह अगर जिंदगी में सफल होना है तो उस मेंढक की तरह गूंगा और बहरा बनना पड़ेगा। गूंगा और बहरा बने बिना आप जिंदगी में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत सारे आपके रिश्तेदार हैं वो कमेंट्स करेंगे, विशेषकर लड़कियों के बारे में कहेंगे हमें पढ़ा बहन ने, पढ़ा के कर लेगी, कौन सा बन IAS बन जाएगी। अरे IAS और तो बनती है, महिलाओं ने तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर अपनी वो सर्वोच्चता नहीं दर्शाई है। सब जगह, हर क्षेत्र में, चाहे अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, चाहे सेना के क्षेत्र में हो, कहीं भी सुरक्षा के क्षेत्र में, सब जगह है। तो इसलिए ऐसे लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से हमें पीछे नहीं हटने, अपने कदम पीछे नहीं हटाने। बहुत सारे करते हैं, इन सबसे पूछ लो, मैं तो खुद जानता हूँ, मेरे बारे में बहुत सारी नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं लोग, बहुत करते हैं, यहाँ भी बहुत कर रहे हैं। भले ही करें, हमें क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो हमारे लक्ष्य जो हमने तय कर रखा है उसकी तरफ बढ़ने के, उसको प्राप्त करने के जो मार्ग है उस पर चलना है। नकारात्मक प्रतिक्रिया वालों को बोल करके जवाब नहीं देना है। अगर वो तो आपको उलझाने की राह से भटकाने का काम करेंगे। अगर आप उनका जवाब देने लगे कि तेरे बाप का क्या लिया, मैंने ये कपड़ा पहना, यानी अपने को बोलना नहीं है। नकारात्मक प्रतिक्रिया करने वालों को टिप्पणियां जो हमारे बारे में कर रहे हैं करने दो, सिर फोड़ने दो उनको, रोने दो उनको, हमें बिल्कुल विचलित नहीं होना है। हमें तो सफल होकर के जिंदगी में जो हमने लक्ष्य प्राप्त किया है, जो लक्ष्य तय किया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करके ही उनकी नकारात्मक टिप्पणियों का जवाब देना है। अपने आप जवाब मिल जाएगा। बोल के और संबंध बिगाड़ के और ऐसे तू मैं करके या हाथ उठा करके हमें उसका जवाब नहीं देना है। हमें उस मेंढक की तरह बहरा बन जाना है और गूंगा बन जाना। बोलना ही नहीं, बोलने दो, दुनिया जो कहती कहने दो। आपका जो मन कहता है उस मार्ग पर आप चलते रहो, और जब आप सफल बनेंगे तो जो आपके बारे में नकारात्मक प्रतिक्रियाएं कर रहे थे उनको जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल हमें अपने कार्यों के द्वारा ही ऐसे लोगों को जवाब देना है। अब देखिए, इसके लिए सब कुछ बातें हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हो। दूसरी बात, सबसे जीवन में सफल होने के लिए आपकी जो संगत है, कंपनी है, वो अच्छे लोग होने चाहिए। आपके दोस्तों का सिलेक्शन आपको बड़े ध्यान से करना है। हमारे दोस्त ऐसे होने चाहिए, गरीब अमीर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन चरित्रवान होना चाहिए। हमारा जो मित्र है, जिसको आप फ्रेंड बना रहे हो, वो संस्कारवान और ईमानदार, अच्छे चरित्र वाला हो। संगति का भाई बहुत बुरा असर पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप बुरे से संगत करोगे, रंग नहीं तो लखन जरूर ले। रंग, अगर आपका मित्र गोरा है और आपका रंग काला है तो आप गोरे तो नहीं हो सकते, डेफिनेट गोरे नहीं हो सकते, लेकिन वो झूठा है, सिगरेट पीता है, बुराइयां है उसमें, वो आप 101% सीख जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसलिए अच्छे मित्रों का सिलेक्शन करें। आप देखें, मूल्यांकन करें कि मेरी घनिष्ठ मित्रता किन किन लोगों के साथ है। अगर आपको लगता है कि इसमें बुरी आदतें हैं तो आप एक दो बार उसको कहिए कि देख भैया, ये आदतें अच्छी नहीं है तेरी, और ये तेरे जीवन में बड़ा नुकसान करेगी, तेरा भविष्य बर्बाद करेगी। एक दो बार आपका मित्र रहा है, आपको मालूम नहीं था, आपने मित्र बना लिया। मित्र बनने के बाद में क्लोज रहने से आपको पता चला कि इसमें बुराइयां हैं, तो आपका फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि आप उसके जैसे मत बढ़ो, आप उसको सुधारने का प्रयास करो। और अगर फिर भी वो अपनी बुरी आदतें छोड़ने के तैयार नहीं है तो आप उसको छोड़ दो, अन्यथा आपको वह राह से भटका देगा, आपका भविष्य बर्बाद कर देगा। उसका तो भविष्य बर्बाद है ही, वो आपको भी
ले डूबेगा। इसलिए हमारे मित्र अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल। और जो भी आप पढ़ रहे हैं बहुत ही मन लगाकर एकाग्रता के साथ पढ़ना, डबल माइंड नहीं। आपका ध्यान किधर ही है, आप क्लास में बैठे हैं, घर में पढ़ रहे हैं, दिमाग में तो कोई और बात चल रही है, सामने किताब खुली है, कोई मतलब नहीं, समय की बर्बादी है। तो एकाग्रता, एक समय में एक ही काम करना चाहिए। जब आप पढ़ रहे हैं उस समय आपका ध्यान केवल और केवल पढ़ाई पर ही होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपकी संगत अच्छी हो, आप एकाग्रता के साथ पढ़ें। और देखिए, ऐसा भी नहीं कि रात को 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ते रहे हम, यानी कम से कम 6 घंटे हमारी नींद होनी चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, बहुत लक्ष्य अच्छा तय किया आपने, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन भाई स्वास्थ्य भी तो अच्छा होना चाहिए ना। अगर स्वास्थ्य आपका खराब हो गया, आपको कोई बीमारी लग गई, तो फिर कोई मतलब नहीं, न तो किसी काम में मन लगेगा और न ही वो सफलता आपके किसी काम की आएगी। हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए हमारा स्वास्थ्य है वो अच्छा होना चाहिए, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी आदतें होनी चाहिए, बुरी आदतें नहीं होना चाहिए। और 6 घंटे की नींद है वो कम से कम हर इंसान को लेनी चाहिए। उसके बाद में एक समय सारणी बनावें आप, कि जैसे बहुत सारे विषय हैं, कंपटीशन की भी आप तैयारी करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारी बुक्स होती है, तो उसका एक टाइम टेबल बनावे कि मुझे है ना आज है इतने बजे से इतने बजे 2 घंटे या 4 घंटे मुझे वो विषय पढ़ना है, उसके बाद में 4 घंटे में वो विषय पढ़ूंगा। ऐसा उसको समय का विभाजन करना कि मेरे पास 24 घंटे में से पढ़ाई के लिए कितने घंटे हैं। मान लो आपके पास 18 घंटे हैं या 10 घंटे हैं और 4 विषय पढ़ने हैं, तो उन 4 विषयों में बराबरी में उनको आप बांट दीजिए, ठीक है ना? और उस हिसाब से एक टाइम टेबल बना करके और हमें सफलता के लिए प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना? और बाकी पुस्तकें, अगर पूरे दिन ये नहीं कि आप केवल अपने विषय से संबंधित ही पुस्तकें पढ़ें। मैंने कहा महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़नी चाहिए, आपको अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जो हमारे, देखिए स्वास्थ्य भी 2 प्रकार का होता है, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। अरे शरीर अच्छा है, हट्टा कट्टा है, 70-80 किलो वेट है, लेकिन खोपड़ो खराब है, यानी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, पूरे समय टेंशन में रहता है, तो वो भी स्वस्थ आदमी की श्रेणी में नहीं आता है। जिसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, कोई मतलब नहीं। जिसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, कोई मतलब नहीं। यानी दोनों तरीके से शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, वही व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में आता है। इसलिए अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छे मित्र होना चाहिए, उनके साथ गपशप करके आप अपना मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा संगीत सुनना चाहिए, वो आजकल के जो फिल्मी गीत चलते हैं ना, वो आपके मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा नहीं रखेंगे। अच्छे गीत होने चाहिए और अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए आपको, ठीक है ना? अच्छी पुस्तकें पढ़ने से आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अच्छे मित्र, अच्छा संगीत, अच्छी आदतें और अच्छी पुस्तकें पढ़ने से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं वो सफलता के लिए ज़रूरी है। एक बार जब आपको लगता है कि मैंने सारा पढ़ लिया है, उसके बाद में उसकी पुनरावृत्ति भी परीक्षा से पहले, चाहे ये परीक्षा हो एकेडमिक या चाहे कंपटीशन की परीक्षाएं हो, उसका एक बार फिर से परीक्षा से पहले रिवीजन यानी कि पुनरावृत्ति करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं वो निश्चित रूप से आपको सफलता के पथ पर अग्रसित करेगी। ये मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। जो बातें मैंने बताई हैं वो बातें अगर आप फॉलो करते हैं और ज़िंदगी में आपको सफलता नहीं मिलती है, तो
उसका भागीदार मैं होऊंगा। मैं कोई भी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ और ये बात मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। अगर इन बातों को आप अक्षरशः पालन करते हैं, जैसे मैंने बोला है वैसे अपने जीवन में उतारते हैं, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत आपको सफलता प्राप्त करने से रोक नहीं सकती, आपका मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकती। कोई भी प्रयास कर ले, दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति। लेकिन अगर आपने ये बातें ठान ली है, मन में दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं सफल होकर रहूँगा और सफलता प्राप्ति के लिए जो भी तरीके हैं, जो मेहनत जरूरी है वो मैं करूँगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। देखिए, मैं भी आपके सामने हूँ। मैं कोई पढ़ाई में 10वीं में मेरा 3rd डिवीज़न है, ठीक है ना, और सीनियर में भी विद ग्रेस पास हूँ, और ग्रेजुएशन में ये तो सारे खड़े हैं, इनके तो अच्छे अच्छे मार्क्स है। ग्रेजुएशन मेरे नहीं है, 50% मार्क्स है, MA भी 50% ही है। लेकिन और न ही कोई गाइड करने वाला। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बातें जब मैं पढ़ता था मुझे बताने वाला कोई नहीं था। हालांकि मेरे पिताजी टीचर थे, लेकिन वो पुराने ज़माने के, उनकी सोच पुरानी थी, कभी इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं आपके सामने हूँ, जो कुछ भी मैंने हासिल किया वो मेरी मेहनत से हासिल किया। गाँव में पढ़ते थे, इतना माहौल भी नहीं था, पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन माहौल नहीं था और गाइडेंस नहीं था, इस कारण से इतने परसेंटेज कम बढ़े थे। लेकिन परसेंटेज कोई मायना नहीं रखता। आराम से मैं यानी 87 में मैंने 85 में ग्रेजुएशन किया, 87 में मैंने MA की, 89 में B.Ed की और 90 में नौकरी लगे। पहले 3rd ग्रेड में लगा और उसके बाद में सीधा मुझे है ना 20 दिसंबर 90 को मैंने होडू ज्वाइन कर ली, 2nd ग्रेड टीचर बन गया इंग्लिश का। और उसके बाद में ऐसे नहीं कि मैंने मेहनत नहीं की, मैंने 2 बार है हेडमास्टर का एग्ज़ाम पास किया था, रेलवे का स्टेशन मास्टर का एग्ज़ाम पास किया था। तो बहुत सारी, ठीक है, चूक गया थोड़ा, कोई सिफारिश नहीं थी, कोई गाइड करने वाला बिल्कुल नहीं था। जो कुछ भी हासिल किया वो सब, और कुछ नहीं था। मैं कहता हूँ, जब मैं BA में पढ़ता था तब मेरे पास एक ही पैंट हुआ करती थी, घड़ी भी नहीं थी, और 5-6 किलोमीटर दूर मेरा भाई रहता था, उसके साथ मैं रहता था। तो वहाँ से मैं पैदल ठेठ बाड़मेर कॉलेज तक आता था। बाद में कोई ऐसी मरियल सी 350 में एक साइकिल दिलाई थी, ठीक है ना। बहुत कष्ट देखे मैंने, 400 रुपये में नौकरी की थी। और जब मैं 10वीं हुडू की 12वीं बाड़ में चला गया था, फिर मैंने खाना बनाता था, भाई के लिए भी अपने लिए भी खाना बना करके उनके कपड़े धोता था, बर्तन धोता था, सारे काम करता था। लेकिन उस समय की कोई बात नहीं, उसने मैंने ड्रेसों की चिंता नहीं की। और आज मेरे पास ड्रेसों की कोई कमी नहीं है, जितनी चाहूँ उतनी ड्रेसें बना सकता हूँ, अलमारी भरी पड़ी है। भले रोज की एक नई पहनूँ तो 30 दिनों में 30 नई ड्रेस पहन सकता हूँ। क्योंकि अगर उस दिन मैंने सोचा होता और उस दिन मैंने बुरा रास्ता अपना लिया कि यार ऐसा नहीं कि मेरे साथ पढ़ते थे उनके पास मेरी तरह एक ड्रेस थी, उनके पास खूब थी, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है भाई, इनके पास होने दो। अगर मैं ईर्ष्या करता और मैं और अधिक ड्रेसों की चाह में, घड़ी की चाह में, साइकिल की चाह में अगर रास्ते से भटक गया होता, बुरी आदतें हो गई होती, तो आज वो एक ड्रेस भी को मिलती नहीं। लेकिन उस समय कंट्रोल रखा, चाहे 3rd डिवीज़न था, चाहे 2nd डिवीज़न था, लेकिन आज मैं सफल हूँ, ठीक है ना। आज मैं जो चाहूँ परचेज कर सकता हूँ। तो ये सब मैं इसलिए नहीं सुना रहा हूँ, मेरी कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम अपना लक्ष्य निर्धारित करके उस पर अडिग रहेंगे तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, परीक्षा का मान लो परीक्षा हॉल में आप बैठे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो उस समय आपको है ना बिल्कुल कई बार क्या होता है, विशेषकर कंपटीशन एग्ज़ाम में पहली बार जब परीक्षा देते हैं तो हड़बड़ा जाते हैं, और इस हड़बड़ाहट में हम है ना क्वेश्चन आ रहे होते हैं फिर भी गलत कर देते हैं। और ऐसा जब बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आप बैठोगे तो पहली बार एग्ज़ाम में बैठ रहे हो तो थोड़ा सा हम क्या है, घबरा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, ठीक है ना।
तो उस हड़बड़ाहट में मैंने जो सवाल आ रहे हैं उनको भी गलत कर देते हैं। तो इसलिए बिल्कुल परीक्षा हॉल में सकारात्मक रहे, पॉजिटिव थिंकिंग, और उसके बाद में पेशेंस रखें, धैर्य के साथ जो भी प्रश्न पत्र आपको मिला है उसको पूरा पढ़ें। आराम से पहले सारे प्रश्नों को पढ़ लें, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल पूरे प्रश्न पढ़ने के बाद में, सारे प्रश्न पढ़ लिए, आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन से प्रश्न आ रहे हैं। तो सरल प्रश्न है जो आपको आ रहे हैं, उन प्रश्नों को हमेशा पहले करें। तो कॉपी जांचने वाले के ऊपर भी बाद में हमारे थोड़े थोड़े मान लो गड़बड़ी सवाल है तो भी क्योंकि कॉपी हम भी जांचते हैं, बोर्ड की कॉपी हमारे पास भी आती है, तो पहले भी सवाल खोटो, दूसरा ही खोटो, तीसरा ही खोटा किया है ना, तो फिर उसकी जांचने वाले की मेंटेलिटी बन जाएगी कि इसने तो सब ऐसे ही किए, तो फिर वो अंधाधुंध होकर कहीं 0 कहीं 8-2 ऐसे नंबर दे देगा बस। और अगर उसने देख लिया पहला ही सवाल आपका बहुत बढ़िया किया हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां 20 सवाल है, उसमें 10 आपने बहुत बढ़िया तरीके से कर दिए हैं, 11वां गड़बड़ है, 12वां, तो भी वही देखेगा यार पहले सही, दूसरी सही, बढ़िया किया इसने। तो फिर उसकी मेंटेलिटी वो पॉजिटिव बन जाएगी, वो सोचेगा कि परीक्षार्थी ने बहुत अच्छे सवाल किए, तो आपको वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मार्क्स देगा। 11वें से लगा के 20वें सवाल तक आपके थोड़े ढंग के नहीं है, फिर भी वो पहले से लगा के 10वें सवाल के आपके उत्तर देख करके प्रभावित हो चुका होगा, तो वह उसी सोच के साथ आपकी मार्किंग करेगा, उसका आपको फायदा मिलेगा। ठीक है ना। तो हमेशा ये रखें, एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रखें, प्रश्न पत्र को बिल्कुल धैर्य के साथ पढ़ें, सारे प्रश्न पढ़ लें, और पढ़ने के बाद जो आपको आसान प्रश्न लगते हैं उनको लगाएं, लेकिन उसका मार्क्स, जैसे कि पहला सवाल आप छोड़ रहे हो, दूसरा आपको अच्छा आ रहा है, तो प्रश्न संख्या लगाना ना भूलें। प्रश्न संख्या 2, ऐसे जो प्रश्न कर रहे हैं उसी की प्रश्न संख्या लगाएं। ऐसे ही आजकल जब कंपटीशन एग्जाम दोगे तो उसमें OMR शीट भरनी पड़ती है। अब मान लो पहला सवाल आप छोड़ रहे हैं, एक सवाल जैसे 150 सवाल आए परीक्षा में, 150 के आगे ABCD लिखा रहता है, घोड़े बने रहते। अब आपको पहला सवाल नहीं आ रहा है, आप दूसरा सवाल कर रहे हैं, दूसरे का B सही है, आपने ध्यान रखा नहीं और पहले का B में भर दिया, और फिर ऐसे भरते जाओगे तो आपका पूरी OMR शीट और पूरी परीक्षा ही गड़बड़ हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल आप सकारात्मक रहें, दिमाग ठंडा रखें और धैर्य रखें, तो आप है जो आपने मेहनत की है उसको आप सकारात्मक धरातल पर ला सकेंगे। आशा करता हूँ कि मेरी ये बातें केवल आपने एक कान से सुनकर दूसरे कान से उधर नहीं जाने दिए रोड की तरफ, या इससे सुनी है तो इधर नहीं जाने दिए स्टेडियम की तरफ। मुझे पूरा विश्वास है आपकी क्षमताओं पर, आपकी काबिलियत पर, कि आपने मेरी जो बात सुनी है, आपने जो मेरी बात चाहे बाएं कान से सुनी हो चाहे दाएं कान से सुनी हो, लेकिन है अंदर ही आपके, बाहर नहीं गई है। और अगर बाहर निकलने का प्रयास करें तो रुई लगा दो उसके, थोड़ी देर तक उन बातों को अंदर रहने दो, 2 ही कानों में रुई ठूंस दो, जिससे कि वो बाहर नहीं जाएगी। आपके दिमाग में गूंजनी चाहिए कि आज हमारे सर ने हमें क्या कहा है। ये बात हमें अच्छी तरीके से दिमाग में नोट करके और रहना चाहिए। ठीक है ना, समझाया? तो आशा करता हूँ कि इन बातों को आप फॉलो करेंगे, और हमें कभी चाहे अभी हो, चाहे हमारा रिटायरमेंट हो जाए, चाहे जुगताराम जी की ट्रांसफ़र हो जाए, हमें कभी ये सुनने को नहीं मिले कि नीमल का फला फला बच्चा है वो लटक गया या कुछ ऐसा वैसा कर दिया। बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। ज़िंदगी में कितनी संकट आ जाए, अरे हम मुस्कुरा रहे हैं, कष्ट इनको भी है, कष्ट मुझे भी है, फिर भी मैं जितने समय स्कूल में रहता हूँ आपके सामने मुस्कुराता रहता हूँ। बहुत कष्ट है, लेकिन अंदर पड़े हैं, वो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, उनका समाधान हमें ही करना है। दूसरा कोई हमारी हेल्प करने के लिए आने वाला नहीं है। मेरी जो समस्या है, दूसरों के सामने चिल्लाओगे, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, उल्टा आपका मजाक बनाएंगे। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहो, चेहरे पर हंसी मुस्कान रहनी चाहिए। समस्या है उनको दबा के रखो, और जो भी आप कर सकते हो, क्योंकि
भगवान भी उनकी मदद नहीं करता है जो स्वयं अपनी मदद नहीं करता है। इसलिए आप केवल भगवान से उम्मीद कर रहे हो कि हमारी यहाँ की समस्याओं खत्म कर दे, कोई भगवान नहीं करेगा। आपकी समस्याओं का समाधान आपको ही करना है प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए इस बात को हमेशा दिमाग में रखें, अच्छा सोचें और अच्छी आदतें रखें और अच्छी सोच के साथ हमेशा आगे बढ़े। मुझे पूरा विश्वास है कि इन बातों का आप फॉलो करोगे, भगवान आपको सफलता अवश्य प्रदान करेगा। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके।